तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेश साइबल में। और डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। तो बताइए आप कैसे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया ना? बिल्कुल यार, बढ़िया चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया आज की वीडियो में ना हम 11th केमिस्ट्री के अंदर लेकर आए हैं रासायनिक संयोग के नियम। बिल्कुल, रासायनिक संयोग के नियम हमें कई बातें सिखा के जाते, कई कॉन्सेप्ट सिखा जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ, जो डेली जो जिंदगी है इसमें हमें काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये रासायनिक संयोग के नियम हम आज पढ़ने वाले हैं। और डियर साथियों, अगर मैं बताऊं ना, तो ये जो रासायनिक संयोग के नियम है वो क्या है। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं, तो मेरे डियर साथियों, रासायनिक संयोग के नियम वो नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं? वो नियम होते हैं जिनके पालन करके कोई अभिक्रिया संपन्न होती है ना। मतलब कोई भी रिएक्शन जो है ना रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार ही होती है ना। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों का पालन करते हुए संपन्न होती है, उन नियमों को ही हम बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। और रासायनिक संयोग के नियम भैया हमें 5 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने भैया? 5 पढ़ने हैं। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि पांचों को एक ही वीडियो में समाप्त कर दें, है ना। बाकी जितना हो जाएगा उतना हम मैक्सिमम करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बातें नहीं करते, बकवास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो भैया रासायनिक संयोग के नियम में पहला जो नियम है हमें पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो ये लिखा हुआ है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। संरक्षण 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 का मतलब क्या है? सुरक्षित। और सुरक्षित कौन होता है? सुरक्षित कौन होता है? जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी नुकसान ना हो, वो क्या होता है? सुरक्षित होता है। जिसको किसी से हानि ना हो, क्या होता है? सुरक्षित होता है। होता है कि नहीं? ठीक है। तो भैया जो द्रव्यमान जो संरक्षण है, ये नियम जो है ना वो हमेशा यही कहता है कि द्रव्यमान जो है ना कभी नष्ट नहीं हो सकता और ना ही द्रव्यमान कभी उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। कोई सा भी, जैसे मान के चलो ये है, ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ ताड़ के अलग कर दूं तो क्या समझोगे कि इसका जो द्रव्यमान है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो नष्ट हो गया? नहीं, नष्ट नहीं होता द्रव्यमान। ना ही कभी द्रव्यमान उत्पन्न हो सकता और ना ही कभी द्रव्यमान नष्ट हो सकता। तो फिर सर क्या होता है? तो भैया द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, द्रव्यमान कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसको ना हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। तो भैया जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ये भैया 1789 में कब दिया गया था भैया? 1789 में लेवोजियर महोदय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेवोजियर के, जो फादर्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, दिया गया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है और ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है। नहीं, ना तो कभी नष्ट कर सकते और ना ही कभी उत्पन्न कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण आपको दूंगा, बहुत बेस्ट, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी लाइन आप, इसकी लाइन बाद आप एक लाइन बढ़ा सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आ जाओ, एक लाइन लिख लेना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। भैया मेरे पास ये एक मोमबत्ती है, ठीक है ना। मेरे पास ये एक क्या है? मोमबत्ती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अच्छी मोमबत्ती बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो मैं इसकी फ्लेम बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसकी एक अच्छी सी फ्लेम बना रहा हूँ, ये जल रही है मोमबत्ती, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो मोमबत्ती है ना प्यारे साथियों, मेरे पास 100 ग्राम की है। कितने ग्राम की है? 100 ग्राम की, ठीक है ना। अब जब मैं इस मोमबत्ती को जला दूंगा, ठीक है ना भाई, जला दी। अब जब मैं मोमबत्ती को जला दूंगा तो जलाने के तुरंत बाद मुझे केवल और केवल 20 ग्राम मोम मिलेगी। कितने ग्राम मिलेगी? 20 ग्राम। ये मोमबत्ती भैया कितने ग्राम की थी? तो भैया ये मोमबत्ती 100 ग्राम की थी। मोमबत्ती का द्रव्यमान कितना था? 100 ग्राम था। और जब ये मोमबत्ती जल गई ना तो इसका द्रव्यमान जो है ना केवल और केवल कितना बचा? 20 ग्राम बचा। कितना बचा? 20 ग्राम बचा। अब बोलोगे सर 100 ग्राम की थी, 20 ग्राम कैसे बचा? 80 ग्राम कहां गया? ये तो नष्ट हो गया। जब आपको 20 ग्राम मिला तो 80 ग्राम कहां गया? ये तो नष्ट हो गया।
और अभी आप बोल रहे थे सर ये नियम भी बोल रहा है कि नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और नष्ट होगी। तो भैया इधर सुनो, टेंशन मत लो, इधर सुनो, ये कितने ग्राम की मोमबत्ती है? 100 ग्राम की। कितने ग्राम की है? 100 ग्राम की, ध्यान रखना। अच्छा बताओ, जब ये मोमबत्ती जली, जब ये मोमबत्ती जली, तो बताओ क्या इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं बनी होगी? बोलो, नहीं बनी होगी? हाँ सर बनी होगी। बताओ, जब ये आपकी मोमबत्ती जल रही थी तो इस मोमबत्ती के जलने से क्या जल वाष्प नहीं बना होगा? बोलो, बना होगा? हाँ सर बना होगा, ये तो बना होगा। तो फिर भैया नष्ट कहां हुई? जब हम मोमबत्ती को जला रहे थे, मोमबत्ती में से 40 ग्राम जो द्रव्यमान था वो आपका CO2 में परिवर्तित हो गया, और भैया 40 ग्राम का जो द्रव्यमान था वो आपका किस में परिवर्तित हो गया? जल वाष्प में परिवर्तित हो गया, और 20 ग्राम ये मोम है। हो तो गया 40 और 40 80 और 20 100। कहां हुई नष्ट? नहीं हुई ना भाई, ऐसा ही होता है। आप किसी के साथ भी देखो, जैसे आप बोलोगे सर हमारे घर में लकड़ी का किवाड़ है, ये 20 किलो का है, लेकिन इसके लिए 1 कुंटल लकड़ी काटी गई होगी, वो कहां गई सर? तो भैया जब आपने लकड़ी काटी थी तो वो लकड़ी गीली थी, उसने सूखा सूखा होगी जब, तो जलवाष्प निकल गई होगी कम से कम 40 किलो की। तो फिर उसको ऐसा ही कैसा लकड़ी लगा दी क्या? उसको छीला नहीं, अच्छे से फिनिशिंग नहीं लेके आए क्या? तो उसमें चला गया भैया। तो द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, द्रव्यमान कभी उत्पन्न नहीं होता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते, जैसे यहाँ पर आपको करके बताया है। आई समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ो ध्यान से, हर एक चीज को समझते चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। आगे आपको ध्यान रखना है, अब जब इसका एग्जाम्पल लिखोगे ना तो ऐसा लिख लेना शब्दों में, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तब मोमबत्ती नष्ट नहीं होती, बल्कि CO2 एवं जलवाष्प में परिवर्तित, CO2 जलवाष्प एवं मोम, ये मोम भी तो है, ये क्या है? मोम, मोम में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? ये बात एग्जाम्पल में शब्दों में लिख लेना, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। चलिए आ जाओ दूसरे नियम पे। ये भैया आपका क्रम में दूसरा नियम है, और ये क्रम में कौन सा नियम था भैया? तो ये क्रम में पहला नियम था। ठीक है, क्या है दूसरा नियम? तो दूसरा नियम भैया निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है ना? चल, इस नियम का प्रतिपादन अगर मैं बताऊं ना भाई, तो 1799 में, 1799 में फ्राउस्ट महोदय ने किया था। किसने किया था भैया? प्राउस्ट। प्राउस्ट सुना है ना? ये प्राउस्ट वैज्ञानिक, इनने किया था। अब ये स्थिर या निश्चित है भाई, निश्चित है यार की कोई बात, इसमें निश्चित या स्थिरता की ही बताई गई होगी, तब तो स्थिर या निश्चित बोला गया कि नहीं? ठीक है, आगे भैया इस नियम में ये बोला गया कि किसी यौगिक में, आप कोई भी यौगिक हो सकता है यार, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात, यहां पूरा नहीं लिखा, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात हमेशा निश्चित या स्थिर रहता। भाई बिल्कुल सही बात है। अभी वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, अब यार पानी को यार कहीं से प्राप्त कर लो, चाहे कुआं से प्राप्त करो, चाहे बावड़ी से प्राप्त करो, चाहे नदी से प्राप्त करो, चाहे नाले से प्राप्त करो, या वर्षा के जल से प्राप्त कर लो, दुनिया में से जल को कहीं से भी प्राप्त कर लो भाई, दुनिया में से कहीं से भी प्राप्त करोगे तो भाई जल का सूत्र तो यही मिलने वाला है आपको। जल का सूत्र थोड़ी ना बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नदी के पानी के लिए जल का सूत्र अलग है ना, वर्षा के पानी के लिए अलग है, या कुआं के लिए अलग है, नल के लिए अलग है, ऐसा थोड़ी। जल का सूत्र तो सबके लिए समान है, H2 ही, बिल्कुल है सर। तो भैया H2O को कहीं से प्राप्त किया जाए, कहीं से उसमें उपस्थित तत्वों के भार हमेशा, भैया H कितना है? तो H का एक H का एक होता है, तो 2H का कितना हो गया? तो O का कितना होता है? 16, है ना? तो ये 16, अगर 16 को हम काट दें तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये है ना। तो H2O को आप कहीं से प्राप्त कर लो, H2O को आप कहीं से प्राप्त कर लो, दुनिया में से कहीं से, उसमें उपस्थित तत्वों का भार हमेशा 2:8 या काट दो तो 1:8 होता है, प्राप्त होता है, दुनिया में से कहीं से प्राप्त कर लो आप। यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो आप। तो यही तो निश्चित है यार, और यही निश्चितता के बारे में बताता है।
हो गया। चलो अच्छा एक और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मेरे पास CO2, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला है और ये दूसरा है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो CO2 वायुमंडल में भी है ना। अब किसी को हम जलाते हैं तो CO2 प्राप्त होती है ना। जैसे प्रदूषण है उसमें भी CO2 है, लकड़ी कंडे को जलाओ तो भी CO2 प्राप्त होती है। हमारे मुंह से हम जो वापस दे रहे हैं ये भी, इसमें भी CO2 है। तो भाई मैं ये आपसे कह रहा हूं, या फिर कितने बड़े कारखाने चल रहे हैं उधर भी CO2 है। भाई जलाने पर CO2 बनती है। तो यार CO2 को आप दुनिया में से कहीं से प्राप्त करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घर से प्राप्त करो, लकड़ी कंडे जला के प्राप्त करो, या वायुमंडल से। अरे मैं कह रहा हूं दुनिया में से कहीं से ही प्राप्त करो CO2। सूत्र तो यही होगा कि नहीं? अगर ये सूत्र यही है तो कार्बन का भार कितना होता है? 12। कार्बन का भार 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 16, 2 है तो कितना हो जाएगा? 32। इनको काटो तो 4 तिया 12 और 4 8 32। तो बताओ CO2 को आप दुनिया में से कहीं से प्राप्त कर लो यार, उसमें उपस्थित तत्वों का भार हमेशा 3 अनुपात कैसा रहेगा? 8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदला जा सकता, ये कभी नहीं बदला जा सकता। और इसी के बारे में ये नियम हमें बताता है, यही चीज तो हमें ये सिखाता है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम रही भाई, कोई दिक्कत रही भाई? नहीं, यही है ये नियम। ओके चलो, तो ये 2 नियम हमारे फिनिश हो गए। 2 नियम हमने समझ लिए। आई होप कि आपको अच्छे से भी समझ में आए होंगे, है ना? कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? चलो तो इनको हम हटा देते हैं और ये आप कॉपी में लिख लेना। और अब हम तीसरा नियम देखेंगे भैया, है ना? तो तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है भैया गुणित अनुपात का नियम। क्या करेंगे भैया? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का पढ़ा दीजिए। क्या कहता है गुणित? भाई सबसे पहले तो देखो ये लिखा हुआ है गुणित अनुपात का नियम, मतलब कुछ ना कुछ गुणा का सिस्टम रहता होगा तब तो इसको गुणित अनुपात बोलते हैं ना। कुछ ना कुछ गुणा का सिस्टम रहता होगा तब तो इसको गुणित बोलते हैं। हाँ होता है। तो भैया ये जो नियम है सबसे पहले बता दूं, तो इस नियम का प्रतिपादन 1803 में जो डाल्टन साहब है ना, परमाणु के खोजकर्ता। परमाणु के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है ना। तो हाँ, तो परमाणु के खोजकर्ता जो जॉन डाल्टन साहब हैं, इनने ये नियम दिया था। और भैया इनने ये बोला था अपने नियम में, चलो मेरी बात सुनो पहले। मैं भाई आपको बेसन दे रहा हूं और शक्कर दे रहा हूं। शक्कर जानते हो? और मैं आपको बेसन दे रहा हूं। तो मुझे बताओ इस बेसन से और इस शक्कर से आप कितने तत्व बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर बेसन और शक्कर से हम लड्डू बना देंगे। क्या बना देंगे? लड्डू। हम बर्फी बना देंगे, ठीक है बना देंगे। और बूंदी बना देंगे। बूंदी जानती हो ना? बूंदी बना दोगे। तो आपको मैंने कितने तत्व दिए भैया? बेसन और शक्कर, 2 तत्व दिए। आपने कितने पदार्थ बना दिए? सर बर्फी बना दी, लड्डू बना दी, बूंदी, 3 पदार्थ बना दिए। ठीक है सर बना दी। भैया मैं आपको आटा दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं और नमक दे रहा हूं, या फिर मान के चलो ठीक है नमक मैं खाता नहीं, मैं आटा और आपको पानी दे रहा हूं। तो आटा जानते हो ना, रोटी बनाते हैं वो। आटा और जो आपको पानी दिया, इससे आप कितने पदार्थ बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर रोटी बना देंगे, पराठे बना देंगे, पूरी बना देंगे। बना दोगे? बिल्कुल सर बना दोगे, कोई परेशानी नहीं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के बाद हमेशा याद में रखना है चीज को कि भाई जब 2 तत्व मिलेंगे, कितने तत्व मिलेंगे? 2, कोई भी 2, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। या तो 2 यौगिक बनेंगे या 2 से अधिक यौगिक बनेंगे। आप अपना दिमाग में लगा लो, आप कौन से 2 तत्व ले रहा है, उनसे 2 या 2 से अधिक यौगिक हमेशा बनेंगे। ये नियम में बोला गया, मतलब सिद्ध है बात, ये कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो ये नियम जो गुणित अनुपात का नियम है ये यही बताता है कि जब 2 तत्व आपस में क्रिया करेंगे ना तो 2 से अधिक यौगिक बनेंगे। बिल्कुल सर बनेंगे। और फिर क्या होगा? तो भैया इसमें एक तत्व हमेशा निश्चित रहेगा। भैया देखो जैसे मैंने आपको बेसन दिया और क्या दिया, शक्कर दी, तो भाई मीठापन तो निश्चित है। चाहे लड्डू का मीठापन हो, चाहे बर्फी का हो, चाहे बूंदी का हो, मीठापन तो मीठापन है। ऐसा थोड़ी है कि लड्डू ज्यादा मीठा होता है, शक्कर कम मीठी होती, नहीं, वो तो मीठापन तो सबके लिए कांस्टेंट होता है। मीठेपन के लिए तो बर्फी हो, चाहे लड्डी हो, चाहे बूंदी हो, शक्कर बराबर आपको डालनी पड़ेगी तीनों में। हाँ बस बेसन की मात्रा थोड़ा इधर उधर कर दोगे ना तो ये बदल जाएगा। क्लियर है बात? तो भैया ये जो गुणित अनुपात का नियम है यही कहता है कि जब 2 तत्व आपस में क्रिया करेंगे ना तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेंगे। 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेंगे। ओके ठीक है साहब।
इनमें बेटा एक तत्व की मात्रा हमेशा निश्चित होती है, एक तत्व हमेशा निश्चित रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरा जो तत्व है वो गुणा में चलेगा। किस में चलेगा? गुणा में चलेगा। आ जाओ एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं बेहतरीन वाला। देखो भैया ये क्या दिख रहा है आपको? कार्बन। हाँ सर कार्बन दिख रहा है। अगर भैया इस कार्बन को ना मैं ऑक्सीजन का आधा अणु दूं, या फिर यूं बोलूं कि यार कार्बन को ना मैं टुंगा टुंगा के, भाई जैसे कुत्ता को बुलाते हैं ना एक रोटी लेके, लो लो आ जाओ, बुलाते हैं, तो ऐसे ही अगर यार कार्बन को ना मैं कम ऑक्सीजन दूं, कहते हूं कह दूं भैया कम ऑक्सीजन, देखो मैंने पूरा अणु नहीं दिया, इसके आगे आधा लिख दिया ना, लिख दिया कि नहीं, तो इस दो से ये वाला दो कट जाएगा, एक वो बचेगा। तो मैंने भैया इस कार्बन को कम मात्रा में ऑक्सीजन दी, तो जब मैं कार्बन को कम मात्रा में ऑक्सीजन दूंगा तो दो से तो दो कट जाएगा, ओ बचेगा, तो ये भैया हमें प्राप्त होगा CO। और CO क्या होता है? तो CO होता है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक जहरीली गैस है भैया, है ना, दम घोंटू गैस भी बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ले लेना एक अच्छी सांस भर के, भैया हम लुढ़क जाएंगे, ध्यान रखना इस बात। ठीक है ना। इसमें देखो भैया, इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो 12 अनुपात क्या है? 16 में। ठीक है, ओके। अभी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये दो तत्व थे, हो गया। अब बेटा आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन जो कार्बन था ना, इसको ना भर के ऑक्सीजन दे रहा हूँ खूब, तो लो भाई ले लो, खूब दे रहा हूँ। तो भाई जब इसको फुल मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो ये बन जाएगा CO2। अब CO2 क्या होता है? तो भैया CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, समझ गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कितना है भैया? 12 है, और ऑक्सीजन एक का 16 होता है, दो का क्या हो गया? 32। तो आप यहां देखो इन दोनों में, अब देखो दो तत्व क्रिया कर रहे हैं ना, कितने तत्व क्रिया कर रहे हैं? दो ही कर रहे हैं ना। तो उष्ण नियम में क्या बोला गया कि जब दो तत्व क्रिया करते हैं तो दो से अधिक यौगिक बनते हैं। तो भैया दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, तो यहाँ कितने यौगिक बने? दो बन गए। अब भैया इसमें बोला गया कि एक तत्व निश्चित रहता है, तो है निश्चित। हाँ देखो यार, कार्बन यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन देखो ऑक्सीजन यहाँ 16 है, यहाँ कितना है? 32। दुगना हो गया कि नहीं? दुगना हो गया कि नहीं? गुणा हो गया कि नहीं? दो का हो गया ना। तो यही तो ये बताता है नियम कि जब दो तत्व क्रिया करते हैं ना तो दो या दो से अधिक यौगिक बनेंगे। इसमें एक तत्व हमेशा निश्चित रहेगा और दूसरा गुणा में चलेगा। किसमें चलेगा? गुणा में चलेगा। जैसे गुणा में चल रहा है ना, ऐसे। सर आपने एक एग्जांपल बताया, कोई और नहीं है क्या एग्जांपल? अरे यार क्या बात करते हो, आपको दूसरा उदाहरण दो। देखो इधर ध्यान सुन, देखो ये एग्जांपल नंबर 2। जैसे भैया H2 हाइड्रोजन, अगर भैया ना इसको मैं कम मात्रा में ऑक्सीजन दूं, भाई टोंगा टोंगा के कोई ना कम मात्रा में, दो से दो कट जाएगा, ओ बचेगा, तो ये प्राप्त होगा भैया H2, जो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है ना, ये जल होता है। और भैया अगर मैं इसी हाइड्रोजन को अच्छी फुल मात्रा में ऑक्सीजन दे दूं तो ये बन जाएगा H2O2, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये याद रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा सर ये क्या होता है? तो भैया ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, ये कान में डालने वाली दवा होती है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर कान में एक दवा डालता है तो जितना भी कान के अंदर जो मटेरियल मैल वगैरह जो होता है ना, वो सब यहाँ से आ जाता है। ये ही है वो, है ना। चलो तो ये बन जाएगा। अब बात बताओ भाई इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो सर हाइड्रोजन एक का एक होता है, दो है तो दो होगा, और ये O कितना है? 16। यहाँ सर हाइड्रोजन एक का एक, दो है तो दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 16 दूनी 32। तो देखो एक तत्व की मात्रा निश्चित है, यहाँ दो है, यहाँ भी दो, लेकिन देखो दूसरा गुणा हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? तो ये भैया दोनों ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल पूरा ये दोनों रिएक्शन से बना, और एग्जाम्पल ये है। कोई समझ गए? कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी तो यार कोई होनी नहीं चाहिए, ये ऐसी चीजों में परेशानी तो होती नहीं है। समझ गए होगा बहुत अच्छे से। तो हमारे 3 नियम कंप्लीट हो गए। कितने नियम कंप्लीट हो गए? 3। अच्छा यार मेरी इच्छा यार क्या 2 नियम बचे ना, इनको भी यार कंप्लीट कर ही लो। हटाओ, फिनिश ही कर लो यार, नियम ना फिनिश ही कर लो, एक बार खत्म हो जाएगा। हटाओ। अब ये एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, और इनको यार फिनिश ही कर दो, है ना। ये चैप्टर ही फिनिश करो, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा, भाई सेकंड चैप्टर करेंगे, है ना। ठीक है, चलो
भैया अगला नियम है हमारा क्या, गैलूसेक का नियम। गैलूसेक का, देखो गै शब्द दिख रहा है ना, ये दिख रहा है गै, गै का मतलब है गैस, और लूसेक का मतलब क्या है, तो लूसेक वैज्ञानिक है। तो ये नियम गैस से संबंधित था और लूसेक ने दिया था। गैस से, गैस दिख रहा है ना गैस, तो गैस से संबंधित था, लूसेक ने दिया था, इसलिए इसको गैलूसेक का नियम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, गैलूसेक का नियम। सर ये नियम क्या कहता है, तो सुनो ना भाई, बता रहा हूँ भैया। ये जो नियम है, पहले तो ये सुन लो कि इस नियम का प्रतिपादन लूसेक ने किया था। कब किया था, 1808 में। कब किया था भैया, 1808 में, 1808 में, ठीक है। ये नियम क्या कहता है, तो भैया ये जो नियम है ना, ये आपसे सिंपल यार इतना सा कहता है कि जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में सहयोग करती हैं, कोई भी दो गैसें आपस में क्या करें, सहयोग। एक मिनट सुनो इधर, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ भैया, एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने भैया क्या लिखा, N2, और यहाँ पर मैंने लिखा H2। तो बताओ जब N2 और H2 मिलेंगे तो NH3 बनेगा ना, आता है ना बनाना, ठीक है। बैलेंस कर दो, N कितने, दो, N इधर दो कर दो, H 3 दूनी 6, इधर कर दो आप 3, ठीक। तो इन्हें ये बोला था, देखो इधर इसका जो N2 कितने मोल है, तो आप बोलोगे सर 1 मोल। H कितने मोल है, तो आप बोलोगे सर ये 3 मोल है। कितना मोल है, 3 मोल। ये कितने मोल है, तो भैया ये 2 मोल है, 2 मोल है ना, है। तो आप मुझे ये बताओ N2 और जो H2 किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 1 मोल है, यहाँ ये कितने मोल है, तो भैया यहाँ N2 बा H2, N2 बा H2, N2 बा H2 1:3, 1:3 में क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। ये बोला ना, N2 और H2 किसके अनुपात में क्रिया कर रहा है, 1:3 में। और बताओ ये 1:3 कौन सा अनुपात है, सरल है कि वास्तविक, बोलो। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बताए थे, उसमें सरल और वास्तविक बताया था। मैंने बोला था जैसे 2:4 लिखा है, ये कट रहा है, कट रहा है मतलब ये वास्तविक है। और अगर ये 1/2 लिखा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये सरल है। तो वो अनुपात जो नहीं कटता वो सरल होता है, क्या होता है, सरल। तो बताओ ये अनुपात है, क्या सरल है, हाँ सर है, ठीक। दूसरा देखो इधर, मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ भैया, मैं यहाँ H2 ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ O2, और जब ये सहयोग करेंगे तो H2 बनेगा। बैलेंस कर दो, 2H है, 2H है, O इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ भी 2 करना, नो 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 नो, यहाँ मुझे 2 करना पड़ेगा, H हो जाएंगे ना 4, ठीक है। यहाँ पर भैया मुझे ये बताओ हाइड्रोजन कितना मोल है, तो आप बोलोगे आगे 2 लगा है मतलब ये 2 मोल है, इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब ये 1 मोल है ना, और इसके आगे 2 लगा है मतलब ये कितने मोल है, तो मुझे ये बताओ ये H2 और O2, H2 व O2 किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं, तो सर आप बोलोगे सर ये 2 है और ये 1 है, मतलब 2:1 में क्रिया कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं, बताओ कर रहे हैं ना। तो भैया ये जो नियम है ना, वो यही कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में सहयोग करती हैं ना, आपस में क्या करती हैं, सहयोग, तो भैया वो हमेशा सरल अनुपात में सहयोग करती है। बताओ N2 जो है वो गैस है, H2 है वो गैस है। तो N2 और H2 देखो सरल अनुपात में क्रिया की कि नहीं, ये सरल है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। भैया H2 क्या गैस है, O2 क्या गैस है, तो भैया इनने सहयोग जो है ना सरल अनुपात में किया कि नहीं किया, बोलोगे हाँ सर की। तो यही तो ये नियम कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में सहयोग करेंगी वो हमेशा सरल अनुपात में होंगी। हमेशा कैसे होंगे भैया, सरल अनुपात में होंगे। आई होप आपकी ये बहुत अच्छे से ये चीज को समझ पाए होगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये 4 नियम खत्म होते हैं। अब 5वां नियम, इसको हटा दें, समझ लिया ना, स्क्रीनशॉट ले। देखो जरूरी नहीं कि आप 2 एग्जाम्पल और भी आप बना सकते हो एग्जाम्पल, कोई परेशानी, ठीक है। चलो भैया 5वां नियम, और 5वां और हमारा लास्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम। ये जो नियम था भैया आवोगाद्रो ने ही दिया था, और ये नियम दिया गया था 1811 में। कब दिया गया था, 1811 में। अच्छा क्या बोला गया, आवोगाद्रो ने कहा, भैया आवोगाद्रो साहब थे ना, इन्होंने कहा, देखो इधर सुनो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक पात्र है, हमारे पास ये एक क्या है, पात्र,
और इस पात्र में कोई निश्चित सांद्रता की, इस पात्र में भैया कोई निश्चित सांद्रता की कोई गैस भरी हुई है। निश्चित सांद्रता की भैया कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। ठीक है, या निश्चित द्रव्यमान की बोलो, है ना। क्या बोल दूं भैया? निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान की गैस भरी हुई है इसमें, है ना। क्या भरी हुई है? गैस। तो ये जो नियम कहता है, ये जो गैस जो है, ये जो गैस दिख रही है ना, इसका आयतन जो है ना, ये जो इसका आयतन है जितना भी है, इसका जो आयतन है ना भैया, इसके जो मोल संख्या, इसके जो कण दिख रहे हैं ना, ये क्या दिख रहा है? इसके कण, ये कण, इसका जो आयतन है सर, इसके कणों पे निर्भर करते हैं। इस नियम में बोला गया कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है, क्या है? आयतन। जो आपको कण दिख रहे हैं ना, ये क्या दिख रहा है? कण। ये जो आयतन है वो कणों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कणों पर। और कणों की संख्या को हम क्या बोलते हैं भैया? मोल संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल संख्या बोलते हैं। सिंपल, ये अणु परमाणु आयनों की संख्या को मोल संख्या, तो ये कणों की संख्या को मोल संख्या कहलाएगी। तो इन्हें यही बोला यार, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है वो मोल संख्या के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोल संख्या के समानुपाती, मतलब भी समानुपाती n। अब आयतन को अगर भी मान लूं और मोल संख्या को क्या मान लूं? n मान लूं, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि आयतन भी व मोल संख्या, आयतन भी व मोल संख्या n है तब, मोल संख्या n है तब भैया इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? भी समानुपाती n। समानुपाती बोला ना, और समानुपाती यही होता है, एक दूसरे के सामने। और समानुपाती का बटा मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा ना तो ये भी क्या होगा? घटेगा। इन्हें बोला कि अगर आयतन बढ़ाएगा मतलब मोल संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब इसके मोल संख्या भी बढ़ेगी। अगर इसके मोल संख्या अगर बढ़ा देना, इसके मोल संख्या क्या कर दें? बढ़ा दे, तो इसके आयतन में भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। सिंपल यार, यही नियम है। आगे बेटा अगर इसको सॉल्व किया जाए, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? बराबर। और बराबर के बाद क्या आता है? एक नियतांक आता है ना। बराबर के बाद क्या आता है? एक नियतांक। और ये रहा n, है ना, ये n ही रहा। अगर k का मान निकालें तो n बटे में जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा? v अपॉन n। तो v क्या है? आयतन। n क्या है? मोल संख्या। मतलब आयतन और जो मोल संख्या है, उसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है ना, उसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ये भैया काय का नियम हुआ? तो ये हुआ आवोगाद्रो का नियम। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक बार जरूर से यार जैसे वीडियो को लाइक कर दें, फिर सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।